विराजमान परम आदरणीय पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, मध्य प्रदेश में पधारे हुए डॉक्टर कुसमारिया जी, श्रीमान अशोक गुलाटी जी, डेनमार्क जो हमारा पार्टनर कंट्री है इस कार्यक्रम में, श्रीमान एंडर्स ए आदमसन, अनेक देशों से पधारे हुए सारे डिग्निटरीज, मंचस्थ सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे किसान भाई और आप सबका महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस पुण्य भूमि में मैं स्वागत करता हूं। गुजरात में और हिंदुस्तान में इस प्रकार का ये पहला प्रयास है। विश्व के अनेक देश इस एग्रीकल्चर समिट के पार्टनर बने हैं, शरीक हुए हैं। वैसे ये काम अच्छा होता कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार करती, लेकिन मैंने सोचा कोई करे या न करे, हम इंतजार क्यों करें। ये देश हमारा भी तो है, हम सबका है। चाहे किसान नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, पंजाब का हो, कश्मीर का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये भी तो हमारे भाई हैं। उनका भी तो भला होना चाहिए। क्यों न हम कृषि के संबंध में एक नए सिरे से क्यों न सोचें। अनुभव यह आया है कि हिंदुस्तान के आधे से अधिक किसानों को पता तक नहीं होगा कि सरकार में भी कोई कृषि विभाग होता है। कोई कनेक्ट नहीं। सरकार सरकार के ठिकाने पर है, किसान किसान के ठिकाने पर है, यूनिवर्सिटियां यूनिवर्सिटियों के ठिकाने पर है। गुजरात के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से मैं कहता हूं कि अगर हम सरकार की चार दीवारों से अगर बाहर निकले, गांव से जुड़े, किसान से जुड़े, हमारी यूनिवर्सिटीज को जोड़े, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को छोड़े, फर्टिलाइजर पैदा करने वालों को जोड़े, बीज सप्लाई करने वालों को जोड़े, पेस्टिसाइड करने वालों को जोड़े, यानी जितने भी कामों से लगे हुए लोगों को जितना हम जोड़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस करते हैं, मिलजुल करके एक रणनीति बनाते हैं, तो कैसा चमत्कार होता है ये गुजरात के किसानों ने करके दिखाया। मित्रों, गुजरात एक रेगिस्तान,
और उधर पाकिस्तान, नदी नहीं है हमारे पास, मुश्किल से एक नर्मदा एक तापी है। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के मैप पर कभी गुजरात का नामो निशान नहीं था, लेकिन ये व्यू बदलने के कारण, किसानों के साथ सही बात पहुंचने के कारण हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। तो लाभ का हक सिर्फ गुजरात नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान का हर किसान इसका लाभ ले सकता है। उसमें से हमें विचार आया कि सरकार से ज्यादा किसान प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, रिस्क लेने को तैयार होता है, एक्सपेरिमेंट करने को तैयार होता है। और हिंदुस्तान के हर जिले में कोई न कोई किसान है जिसने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कुछ न कुछ नया किया है। और इसलिए हमें विचार आया कि क्यों न हम हिंदुस्तान के हर एक जिले से जो प्रगतिशील किसान है उसको बुलाएं, उसकी बात सुने, समझें, उसका सम्मान करें। और आज मुझे गर्व से कहना है कि इस कार्यक्रम में उन सभी किसान आए हैं, जो लोग प्रदर्शनी देखने जाएंगे तो सभी इस प्रकार के प्रगतिशील किसानों ने क्या प्रगति की है उसके अलग रचना की है। आप जाकर के उसको देख सकते हैं, उससे बातचीत करके समझ सकते हैं। इससे इतनी ज्यादा जानकारियां मिलती है, इतना अनुभव मिलता है कि जिसका लाभ आने वाले दिनों में होने वाला है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी बहुत रिवॉल्यूशन हुई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों न हम उन सारी चीजों को लाएं, बुलाएं, समझें। मैं एक बार इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए गया था और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जिलों से किसान लाखों रुपया खर्च करके इजराइल आए थे और वो उस पूरे मेले को घूम घूम करके देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, लिख रहे थे। उसके मन में कुछ करने की इच्छा थी, वो ज्ञान, इंफॉर्मेशन की तलाश में था। और तब हमें मन में विचार आया था कि ये लाखों रुपया खर्च करके हमारा किसान इजराइल जाता है, क्यों न हम पूरी दुनिया को हमारे यहां ले आएं ताकि हमारा किसान अपने घर बैठ करके इन चीजों को देख पाए, समझ पाए। ये पूरा इवेंट, ये समिट, ये प्रयास देश के किसानों के लिए है, देश के गांव के लिए है, देश के आने वाली कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है। और उस सपनों को पूरा करने के लिए ये हमने कोशिश की है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि समिट में 29 स्टेट्स, 29 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज और हिंदुस्तान के 542 डिस्ट्रिक्ट के किसान यहां मौजूद हैं। 542 जिलों से किसान आए हो, सामान्य किसान। ये शायद देश की पहली घटना हुई होगी कि जो इतने बड़े समिट में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात बाहर से 4000 से अधिक किसान यहां पहुंचे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का बहुत बड़ा पर्व होता है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से बहुत बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई बहन आज यहां मौजूद हैं।
और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर ये समीट हो रहा है और गणेश जी विघ्नहर्ता है। आने वाले दिनों में विघ्नहर्ता गणेश हमारे गांव की, हमारे किसानों के सामने जितने भी विघ्न है उन विघ्न से मुक्ति दिलाएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। भाइयों बहनों, यहां अनेक विषयों पर चर्चा हुई। जैसे हमारे गुलाटी जी कह रहे थे कि भाई पानी का उपयोग ये आने वाले दिनों में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और ये सही बात है। और इसलिए गुजरात ने एक मंत्र लिया है, जिस मंत्र को लागू करते हुए हम काम कर रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पानी के एक एक बूंद से उसका महात्म्य समझते हुए अधिकतम फसल कैसे पैदा हो, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जिस राज्य ने कृषि में पानी का महात्म्य समझा, पानी के प्रभाव का भी महत्व समझना पड़ता है, पानी के अभाव का भी महत्व समझना पड़ता है। सिर्फ स्कैर्सिटी वाला विषय नहीं है, अधिक पानी भी संकट पैदा करता है। तो पानी के प्रभाव से भी कृषि बचे, पानी के अभाव से भी कृषि बचे, और उस समस्या का समाधान पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम चरितार्थ करेंगे तब जाकर के। गुजरात में 40-45 साल की गुजरात की यात्रा, 1960 में गुजरात अलग से अपना काम शुरू किया। गुजरात में सिर्फ 12,000 हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन का प्रबंध हुआ था। स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, 12,000 हेक्टेयर। हमने पिछले एक दशक में इस स्थिति को बदल करके करीब 9 लाख हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन का प्रबंध किया और उसका परिणाम ये आया है, पानी तो बचा, मेहनत भी बच रही है और फसल अच्छी हो रही है। और किसानों को भी लग रहा है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की दिशा में जाना पड़ेगा। हमारी परंपरागत खेती है, उसका महात्म्य है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विधा को विकसित किया है, उसका महात्म्य है। लेकिन समय की मांग ऐसी है कि हमें उसमें आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में जाना पड़ेगा। जमीन के हिस्से, टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, परिवार का विस्तार हो रहा है। पहले जो भूमि थी उसके 2 टुकड़े, फिर 6 टुकड़े, फिर 8 टुकड़े। एक एक परिवार के सदस्य के पास जमीन कम होती जा रही है। कम जमीन में ज्यादा फसल, इसकी चिंता अनिवार्य बन गई। मित्रों, हमारे देश में जमीन के क्षेत्रफल की रक्षा, आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है तो उसकी रक्षा कैसे हो, आपके पास 5 हेक्टेयर भूमि है तो उसकी रक्षा कैसे हो, उस पर तो राजनेता काफी अपना दिमाग खपा रहे हैं। सिर्फ जमीन के क्षेत्रफल की रक्षा से जमीन की रक्षा नहीं होगी। अगर हमें जमीन की रक्षा करनी है तो जमीन की तबीयत भी देखनी पड़ेगी। कहीं हमारे जमीन की तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। अनाप शनाप पेस्टिसाइड डाल करके, प्राकृतिक आवश्यकताओं के विपरीत व्यवहार करके कहीं हमारे देश की जमीन, उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर भूमि की ओर तो बदल नहीं रही है। और इसलिए जितना महात्मा, जितनी आवश्यकता,
जमीन के क्षेत्रफल की रक्षा की है, उससे ज्यादा जमीन के स्वास्थ्य की चिंता करना वो भी उतना ही आवश्यक है। गुजरात ने एक प्रयोग किया, श्रीमान स्वामीनाथन ने इसको बड़ा सराहा और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। हमारे गुलाटी जी भी उसकी तारीफ सब दूर करते रहते हैं। और हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग किया। आज हिंदुस्तान में इंसान के पास हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात ने कोशिश की कि किसान को उसकी जमीन का, उस जमीन की प्रकृति कैसी है, तबीयत कैसी है, क्या कमियां हैं, कौन कौन से रोग से ग्रस्त है जमीन, उस रोग से उसको कैसे मुक्त किया जाए, उस सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग किया। और उसको तब ध्यान में आया कि जिस जमीन से मैं इतना सारा कमा रहा हूं, उस जमीन की भी तो कभी मुझे देखभाल करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से पानी का महत्व है, उसी प्रकार से जमीन की क्वालिटी का भी महत्व है। और मित्रों, हम हिंदुस्तान के लोग भाग्यवान हैं। विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार की 60 प्रकार की जमीनों के प्रकार माने गए हैं। उन 60 प्रकार की जमीनों की मान्यताओं में वैज्ञानिक तरीके से जो विकार माना गया है, उसमें 48 प्रकार की जमीन आज हिंदुस्तान की धरसर जमीन पर मौजूद है। ये बहुत रिच हेरिटेज हमारे पास है, एक बहुत बड़ी संपत्ति है। दुनिया में 60 प्रकार की जितनी जमीनें हैं, उसमें से 48 प्रकार हमारे यहां मौजूद है। उसका वैज्ञानिक तरीके से कैसे उपयोग करना, उस वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके हमारी फसल कैसे पैदा हो, और जमीन के अनुकूल बीज हो, जमीन के अनुकूल फसल हो, जमीन की उचित समय पर फसल हो, अगर इसका वैज्ञानिक तौर तरीकों को हम विकसित करें, तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारे किसान की मेहनत बेकार जाएगी। किसान मेहनत करेगा, उसको उचित परिणाम भी मिलेगा, अगर आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम उसके साथ जोड़ें। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे गांव के किसान तक इस विज्ञान को हम नहीं पहुंचा पाते। बदले हुए युग के हमारे किसान की सोच भी ग्लोबल बनानी पड़ेगी। उसे पता चलता है, अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहां क्या हो रहा है, वो जान सकता है और वो उस प्रयोगों को कर सकता है। मित्रों, गल्फ कंट्रीज में खजूर की खेती होती है और वो खजूर काफी बिकती भी है, लेकिन हमारे कच्छ के किसानों ने इस पे जोर लगाया। दुनिया के देशों से वो अपना सीड्स ले आए, प्रयोग किया, और आज गल्फ कंट्रीज से खजूर बाजार में आती हैं। उससे 2, 2.5, 3 महीने पहले गुजरात की खजूर बाजार में आती हैं, क्योंकि हमें वेदर बेनिफिट मिलता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का बेनिफिट, और उसके कारण उसको ग्लोबल मार्केट मिलता है। अब ये हम टेक्नोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं कि कहां फसल कब होने वाली है, कितनी देर से होने वाली है, वहां की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम हमारी फसल को किस प्रकार से बेच सकते हैं। अगर हम सहज रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ई गवर्नेंस का उपयोग जितना जल्दी हम कृषि क्षेत्र में लाएं, और आवश्यकता है कि हमारे देश के जो 35 साल की कम उम्र के किसान हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज से हमें अवगत कराना चाहिए, मिशन मोड पे काम करना चाहिए। आज वो मोबाइल फोन रखता है, मोबाइल फोन से भी विश्व के कृषि प्रवाहों को जान सकता है, वेदर को जान सकता है, आने वाले वेदर के परिवर्तनों को जान सकता है। जितना ज्यादा हमारे किसानों को इन वैज्ञानिक तौर तरीकों के साथ जोड़ेंगे, उतना हमें लाभ होगा। भाइयों बहनों, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। एक समय था जब देश आजाद हुआ
तब हिंदुस्तान की जीडीपी में 51% कंट्रीब्यूशन खेती का था, गांव का था, किसान का था। आज वो घटते 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 करीब करीब 14% आ गया है, 14% हो गया है। अगर ये स्थिति और बढ़ती चली गई तो स्थिति क्या होगी? आज बैंक अपने काम कर रहे हैं, किसानों के ऋण माफ करने के लिए तो योजनाएं बन जाती है, चुनाव आते आते सब चीजें आती हैं, लेकिन किसान कर्जदार न बने, ये उपाय हम नहीं खोजेंगे तो हम किसान को बचा नहीं पाएंगे। और कर्जदार क्यों होता है? मुझे आज दुख के साथ कहना है, भारत सरकार कितनी ही बातें क्यों न करती हो, बैंकिंग क्षेत्र के नेटवर्क की बात करते हो, नाबार्ड की बातें करते हो, बैंकिंग एक्सपांशन की बातें करते हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 30% से भी कम किसान हैं जिनको बैंक से कर्ज मिलता है। बाकी सारे किसान शराब के यहां से कर्ज लेते हैं और वो इतना ऊंचा ब्याज होता है कि वो उस कर्ज के कारण डूबता चला जाता है। और भाइयों बहनों, हमारे किसान की आत्महत्या की स्थिति क्या है? हम हैरान हो जाएंगे मित्रों कि हमारे देश में किसानों की आत्महत्या की संख्या चौंकाने वाली है। और उसका भी मूल कारण है उसका कर्ज। उस कर्ज से अगर उसको हम क्यों न बैंकिंग व्यवस्था से अगर उसको कर्ज मिलता है तो न कभी मान लीजिए फसल खराब हो गई, कर्ज हो भी गया, तो उसको कभी उस शराब की तरह परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेगी, जिसके कारण वो शराब से बचने के लिए मौत को पसंद कर लेता है। और हमारे किसान लाखों की तादाद में हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्यों न हमारी बैंकिंग व्यवस्था। और कभी क्या होता है कि बैंक वाला कहता है हाँ मैं तो देने के लिए तैयार हूं, तेरे गांव में मेरी बैंक बन गई है, मेरी ब्रांच है, मेरा अफसर बैठा है, लेकिन प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है, कागजी कारोबार इतना बड़ा है कि गांव के किसान के लिए वो संभव नहीं है। क्यों न उसका सरलीकरण किया जाए, क्यों न उस पर विश्वास किया जाए, क्यों न हमारी पूरी बैंकिंग व्यवस्था, कर्ज देने की पूरी व्यवस्था किसान सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, क्रॉप सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, और तब तक हम किसान को मरने से नहीं बचा सकते। और इसलिए उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था करने की जरूरत है। और हमारे देश ने इस सारे सवालों के जवाब खोजने पड़ेंगे। हम किसानों को उसकी जिंदगी पर जीने के लिए, कुदरत के भरोसे जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब जमीनें कम होती रही हैं, परिवार का होल्डिंग कम होता चला जा रहा है, तो उस परिवार को जीने के लिए भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत अनिवार्य बन जाता है। और उसका एक उपाय है हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। देखिए, प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में हम कितने पीछे हैं। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास कृषि यूनिवर्सिटीज नहीं है, रिसर्च स्कॉलर नहीं है? तो कमी किस बात की? ऐसा कौन सा कारण है कि आज हमारे यहां जितनी जमीन है, उस जमीन में से जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी पैदावार हम नहीं ले पा रहे? मित्रों देखिए, मैं उन देशों के उदाहरण देता हूं जो देश डेवलप कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज, करीब करीब हमारी बराबरी का आर्थिक सामाजिक जीवन जीने वाले देश हैं, लेकिन उन्होंने भी किस प्रकार से परिवर्तन लाया है। जैसे भारत में गेहूं हेक्टर के अनुपात में 2.8 टन औसत उत्पादन होता है गेहूं का।
जबकि नीदरलैंड में हेक्टर में 8.9 टन, यानी करीब करीब हमारे पास 3 टन तो उनके पास 9 टन एक हेक्टर में गेहूं पैदावार होती है। हमारी कमी कहां है? हमारा किसान की मेहनत और उसकी मेहनत में कोई फर्क नहीं होगा। क्या कमी है कि वो 1 हेक्टर पर 3 टन हम कमाते हैं और वो 1 हेक्टर पर 9 टन गेहूं पैदा कर रहा है। मित्रों, गन्ना, शुगर केन, हम हेक्टर पर 66 टन गन्ना पैदा करते हैं, 66 टन। जबकि पेरू, मैं उन देशों को ले रहा हूं जिसका इन सारे कोई बहुत बड़े आर्थिक विश्व के अंदर कोई उनका स्थान नहीं है। पेरू जैसा छोटा देश 1 हेक्टर में 125 टन गन्ना पैदा करता है वहां का किसान। अब आप देखिए, हमसे करीब करीब डबल हो गए, तो स्वाभाविक है कि उसकी आय बढ़ेगी। छोटी खेती होने के बाद भी उसको फायदा होगा। केला, मित्रों, केले में भी हमारे देश में औसत 1 हेक्टर पर करीब 38 टन हमारी पैदावार है, जबकि इंडोनेशिया करीब करीब 60 टन केले का उत्पादन करता है। हमने अभी हमारे ट्राइबल किसानों को फिलीपींस के साथ जोड़ा है और यहां आप प्रदर्शनी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा केले की लूम रखी हुई है। एक ही करीब, वो मुझे बताया गया है 32 किलो से ज्यादा है। अच्छा, मुझे 67 किलो का ना। क्यों हुआ ये? तो हमारे ट्राइबल किसान को हमने फिलीपींस के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा था। फिलीपींस में उन्होंने जिस प्रकार से केले की खेती की उनकी टेक्निक है उसको ले आए और आज वो पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी फसल पैदावार में फर्क आया। उसका एक नमूना यहां रखा है, प्रदर्शनी में आप देखेंगे। एक ट्राइबल किसान के जीवन में दुनिया में कौन सी नई प्रैक्टिसेस आई है, वो कौन से तौर तरीके हैं जिसके कारण परिवर्तन आता है, उस पर ध्यान किया और उसके कारण आज पूरा देश बिना प्याज रो रहा है। पहले प्याज के कारण रोते थे, वो तो सुना था, लेकिन अब बिना प्याज रो रहा है। मित्रों, प्याज हमारी एवरेज पैदावार 1 हेक्टर की 17 टन है, जबकि आयरलैंड की करीब करीब 67 टन है, 5 गुना ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बातें हैं जिसकी और हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा, चाहे सोयाबीन हो, चाहे चावल हो, हर क्षेत्र में। इतना ही नहीं, हमारे पशु की तादाद में जितना मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए वो हमारा नहीं हो रहा। पशु की संख्या ज्यादा है, दूध का उत्पादन कम है। दुनिया के देशों में पशु की तादाद कम है, दूध का उत्पादन ज्यादा है। इकोनॉमिकली अगर वायबल बनाना है, परिवार को चलाने की व्यवस्था भी करनी है, तो हमारे पशु ज्यादा दूध कैसे दें? मेरे पास 10 पशु हैं, इसका गौरव होने के बजाय मेरे पास 2 पशु हैं लेकिन 10 पशु से ज्यादा दूध दे रहे हैं, वो गौरव का विषय कैसे बने? और इस पैराडिम शिफ्ट की आवश्यकता है। हम जब तक इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम शायद कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना चाहिए वो परिवर्तन नहीं ला सकते। उसी प्रकार से हमारे यहां जो रिसर्च होनी चाहिए, देश की क्या आवश्यकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज के फोकस एरिया वो कैसे हो। आपको हैरानी होगी मित्रों, पिछले 60 साल में पल्सिस के क्षेत्र में, जो कि हमारे लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा रिसोर्स है, मूंग है, चना है, उड़द है, उसमें कोई नई रिसर्च नहीं हुई। प्रति हेक्टर पल्सिस की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और उसके साथ साथ पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, अगर रिसर्च करके जेनेटिक सिस्टम से जेनेटिक मॉडिफाई करके हम उस दिशा पर बल देंगे
तो आज भारत के सामने न्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करने का बीज खेत में बोया जा सकता है और उस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। और इसलिए हमारे रिसर्च के एरिया कौन से हो, किन क्षेत्रों में हम रिसर्च पर बल दें और भारत सरकार भी उन स्पेसिफिक एरिया को फोकस एरिया मान करके अगर उस काम को बल देती है तो हमारे किसान देश की बहुत बड़ी क्वालिटेटिव सेवा में भी उपकारक हो सकते हैं। आज मेरा किसान देश का पेट भी भर सकता है, लेकिन हमारा किसान न सिर्फ पेट भरेगा लेकिन हमारे देश को रक्त से तरबतर करके हर एक की शिरा और धमनियों में, उसकी वेन्स में एक तंदुरुस्त खून बहता होगा, ये भी वो कर सकता है। उसकी भुजाएं बलवान होगी, उसका मस्तिष्क तेज होगा, उस प्रकार के मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम हमारे देश का किसान कर सकता है। और उसलिए किसान को उस वैज्ञानिक तौर तरीकों से कैसे जोड़ा जाए, उस पर हमें बल देने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे देश में आपको जानकर के हैरानी होगी, और यहां बैठे हुए कई पॉलिटिकल पंडित हैं, उनको भी हैरानी होगी। मुझे भारत सरकार का एक फिगर मिला है, पर डे, प्रतिदिन 2,500 किसान किसानी छोड़ करके और व्यवसाय में चले जा रहे हैं। प्रतिदिन इस देश में 2,500 किसान खेती किसानी छोड़ रहे हैं। आप कल्पना करिए आगे चलकर की स्थिति क्या बनेगी, कितनी असुरक्षा होगी। तब जाकर के हर दिन 2,500 लोग कृषि के व्यवसाय को छोड़ दें, कृषि क्षेत्र को छोड़ दें। आने वाले दिनों में कितना बड़ा संकट आ सकता है, इस संकट की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने पहले कहा ऐसे पिछले 20 साल में 2,70,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मित्रों, 2,70,000 किसानों की आत्महत्या, ये मैं भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। ये अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय है और उसके जो मूल कारण है, कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा बैंकिंग सिस्टम में, उसी प्रकार से हमारे देश में जमीन को नापने का काम टोडरमल के जमाने में हुआ था। उसके बाद इस देश को पता ही नहीं है कि कितनी जमीन है, किस जमीन कहां है, किसके कारोबार के अंडर में, पता नहीं है जी। सब ऐसे ही चल रहा है। हमें ये आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि जमीन का नाप हो जाए, और भारत सरकार के नियमों के तहत है कि हर 30 साल में एक बार ये होना चाहिए। पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। शायद टोडरमल के जमाने में जो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है जो हुआ नहीं देश में। आजादी के बाद कम से कम 2 बार हिसाब किताब होना चाहिए था कि हमारे पास जमीन कितनी है, उस जमीन कहां है, किस अवस्था में है, किसके पास है, क्या उपयोग हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। मित्रों, इतना ही नहीं, देश में रियल टाइम प्रोडक्शन का कोई हमारे पास मैपिंग नहीं है। आज जो हमारे यहां कभी कभी किसी एक राज्य को गेहूं की जरूरत पड़े और किसी दूसरे राज्य से गेहूं लेकर के पहुंचाना है, तो रियल टाइम हमारे पास फिगर नहीं है कि कहां पर अधिक जत्था है गेहूं का, ताकि वो गेहूं वहां पहुंचा दे। नहीं है। भारत सरकार ने एक मुझे कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में मुझे काम दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो हम 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी और बाकी सब अफसर लगे थे। मैंने उसका रिपोर्ट भारत सरकार को 2 साल पहले दिया, 2.5 सालों में। और रिपोर्ट देने के बाद मैंने एक बार प्रधानमंत्री से पूछा, 3-4 महीने के बाद मैंने कहा, साहब उस रिपोर्ट का, बोले मोदी जी हाँ मैं कहना भूल गया, बना तो बहुत अच्छा है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो रिपोर्ट ऐसा है, मैंने अभी तक मीडिया को दिया नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत सरकार कर ही नहीं रही है, तो मैं एक बार मीडिया को डिस्क्लोज करूंगा। मैंने भारत सरकार को दिया, मैंने कभी मीडिया को इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए दिया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि देश की सरकार कुछ करेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वो काम करना पड़ेगा। मैंने उनको एक्शनेबल पॉइंट्स दिए हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया है
कि हमारा जो इसके जो गोडाउन्स वगैरह जो रहते हैं, फूड वेयर हाउसिंग में फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई का, हमने कहा साहब ये एफसीआई जैसे बिजली के क्षेत्र में क्या किया, अटल जी की सरकार ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने 2003 में एक बिल पास किया था डीबंडलिंग करने का, जनरेशन अलग, ट्रांसमिशन अलग वगैरह, उन्होंने वैज्ञानिक तरीका लिया, देश ने लागू किया, हमारे एनर्जी सेक्टर में काफी उसके कारण बदलाव आया। हमने कहा है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का भी डीबंडलिंग करने की आवश्यकता है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है वो अलग हो जाए, जो प्रोक्योरमेंट करने का काम करता है वो अलग हो जाए, और जो वितरित करता है वो अलग हो जाए। तीनों अगर हम अलग कर दें तो मैं समझता हूं एफिशिएंसी आएगी। करने देगा, हमारे यहां किसान पैदा करता है 20% हमारा उत्पादन रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ जाता है, और तब जाकर के सवाल उठता है कि मेहनत किस काम की। आज मैं कहता हूं मित्रों, जितनी सब्सिडी कत्लखानों को बनाने के लिए दी जा रही है, जितने पैसे कत्लखानों के लिए इंसेंटिव के लिए दिए जाते हैं, अगर वो पैसे हमारे गोडाउन बनाने के लिए, वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए दिए होते तो शायद मेरे किसानों को अपने पशु कत्लखाने न भेजने पड़े, उसकी फसल की रक्षा हो जाती, लेकिन निर्णय नहीं होते। अब हमारे यहां हिमाचल प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी फल पैदा कर सकते हैं, फल की आय हो सकती है, लेकिन फल का मार्केट के लिए कोई श्योरिटी नहीं बन रही है। फल को संभालने के लिए पहुंचाना है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने एक बार भारत सरकार को सुझाव दिया था, हमने कहा ये जितने भी एरेटेड वाटर्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, क्यों न हम कानून से तय करें कि 5% उसके अंदर नेचुरल फ्रूट का जूस कंपलसरी होगा। सिर्फ 5%। मैं मित्रों विश्वास से कहता हूं कि आज जिस प्रकार से एरेटेड वाटर का मार्केटिंग और सारी दुनिया भर के एडवर्टाइजिंग हो रहा है, मेरा किसान जो फसल पैदा करता है उसका 5% भी उसमें जाता है, तो लोगों के हेल्थ के लिए तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन मेरे किसान का माल अपने घर से ही बिक जाएगा, वो कमाई कर पाएगा। लेकिन ये छोटा सा सुझाव भी, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का इतना दबाव रहता है क्योंकि उनकी आय कम होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों की आय कम होगी, क्योंकि आज तो केमिकल का उपयोग कर करके दूसरे को टेस्ट करा कर लोगों को बेचते रहते हैं, लेकिन सही में फ्रूट अगर डालना पड़ेगा तो उनको खरीदना पड़ेगा, खर्च लागत लगेगी, और उनके दबाव में आज निर्णय नहीं हो रहे। हमारे देश के किसान को कैसे लाभान्वित किया जाए, उसके रास्ते हमें मिल सकते हैं, और उन रास्तों पर अगर हम चलने की कोशिश करें तो हम अवश्य ही उसी प्रकार से इनपुट कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज का एक अपना उपाय भी हो सकता है। हमने प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया, ये जो JNURM चलता है, जिसमें बड़े शहरों में बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, काफी कुछ भारत सरकार पैसे खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, जो तो नगर पालिका, महानगर पालिका भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो चल रहा है। हमने प्रधानमंत्री से एक बार सुझाव दिया, मैंने कहा साहब आप JNURM कर रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, मुझे उसके विषय में कुछ कहना नहीं, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन का भी सोचिए। बोले क्या? मैंने कहा हम हिंदुस्तान के 500 टाउन को सिलेक्ट करें, 500 टाउन्स, और उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसका कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाए, उसका गंदा पानी को रिसाइकल किया जाए, और उस कड़े कचरे में से खाद्य बनाया जाए, फर्टिलाइजर बनाया जाए। और वो बड़े टाउन के अगल बगल में जितने भी गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि शहर में उनको तुरंत मार्केट मिल जाता है। क्यों ना हम ये फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उस पड़ोस के गांवों को दें,
क्यों ना वो रिसाइकल किया हुआ पानी उनको दें और हम सब्जी की पैदावार बढ़ाएं और शहरों के अंदर सब्जी की मांग जो है उस मांग को पूरा करके हम एक कंज्यूमर फ्रेंडली भी एंड एग्रीकल्चर फ्रेंडली भी एक व्यवस्था क्यों न विकसित करें। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर बचेगा उसके कारण जो सब्सिडी बचेगी उसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए दे दें। हमारे 500 टाउन साफ सुथरा हो जाएंगे, गंदगी जाएगी, स्वच्छता आएगी और अच्छी सब्जी पैदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा मोदी जी आइडिया बहुत अच्छा है। फिर मुझे एक बार मैसेज आएगा प्लानिंग कमीशन के सामने विषय रखे, मैंने प्लानिंग कमीशन के सामने रखा। फिर मुझे कहा शाम पित्रोड़ा जी देखेंगे, उनको मैंने पूरा भेज दिया। आज कितने वर्ष हो गए नहीं। भाइयों बहनों, हमने गुजरात में कोशिश शुरू की है, हमने 50 टाउन पकड़े, हम अभी लगे हैं वहां पर, अभी आने वाले दिनों में उस काम को करेंगे और हमारे किसान को हम ये जैविक खाद पहुंचाएंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व बढ़ने वाला है। होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये सारे दुनिया में एक नई सोच बनी है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ केयर को बल दे रहा है। जब समाज का बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्पादन का मार्केट पड़ा हुआ है। क्यों ना हम हिंदुस्तान के किसान, जो कि हमारी परंपरागत आदत है, भारत में किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सदियों से गोबर का उपयोग करते हुए और सब अपने यहां सड़ी हुई चीजों का उपयोग करते हुए खेती करता आया हुआ है। सिर्फ उसको एक वैज्ञानिक अप्रोच देने की आवश्यकता है और ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर हम पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करते हैं कि जिसमें ऑथेंटिकली सर्टिफाई होगा, हाँ भाई इस खेत में कभी भी केमिकल उपयोग नहीं हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड उपयोग नहीं हुआ है, ये नेचुरल जमीन के द्वारा पैदावार की गई चीजें हैं और उसको हम सर्टिफाई करते हैं। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, जिस फसल की कीमत आज रुपया मिलती है उतने ही डॉलर आपको मिल सकते हैं और हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट पर कब्जा कर सकता है। और भारत में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए एक नए सिरे के सोचने की आवश्यकता है। मैं तो राज्यों को भी कहूंगा कि विशेष करके हर राज्य एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनानी चाहिए, हर राज्य ने बनानी चाहिए और हम हमारे किसान को दुनिया के बाजार के अंदर अधिक रुपया कमा सके, इस प्रकार से अपना माल बेच सके। और अगर एक बार उसको कमाई होने लग गई तो फसल भी ज्यादा पैदा कर देगा, उस चक्र को स्वीकार करेगा और वो उसको एक बड़े व्यवसाय के अंदर विकसित कर सकता है। और इसलिए हमारे यहां आज जो विश्व में ऑर्गेनिक चीजों का मार्केट है, उसको टैप करने की व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से हमें करने की आवश्यकता है। और अगर हम वैज्ञानिक ढंग से उन चीजों को करते हैं और ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफाइड होना चाहिए, वरना ये चलता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा मार्ग आज हिंदुस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती चली जा रही है। उसमें से बचने के जो कई रास्ते मिल सकते हैं ना, उसमें एक छोटा सा रास्ता ये भी हो सकता है, मेरा किसान हिंदुस्तान की तिजोरी भर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज ला सकता है। वो सिर्फ फर्टिलाइजर और डीजल के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज गंवाने वाला किसान नहीं है, वो फॉरेन एक्सचेंज हमारी तिजोरी भरने की ताकत रखने वाला किसान है। सवाल आवश्यकता है सोच का, हम उसको कैसे इसमें जोड़ें। अगर हम उसको जोड़ते हैं तो हम उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। और इसलिए हम लोगों की आवश्यकता है कि हम एक बड़े लक्ष्य के साथ भारत के ग्रामीण जीवन में एक वाइब्रेंट इकोनॉमी का सपना पूरा करने की दिशा में कैसे चले। हमारे किसान को मेहनत का मूल्य मिलना चाहिए, हमारे किसान को लाभदायक मूल्य मिलना चाहिए।
खेती का प्रमोशन होना चाहिए। सिर्फ किसान को मरहम पट्टी लगा लगा करके दिन निकालने के लिए मजबूर न किया जाए। किसान को सशक्त बनाया जाए ताकि कभी उसको मरहम पट्टी की जरूरत ना हो। उस सपनों को लेकर के हमने विकास की यात्रा को चलना पड़ेगा और उस यात्रा को हम अगर चलते हैं तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा लाभ होगा। मित्रों, मैं देश भर से किसान आए हैं, आपके अनुभव है। आज इस सत्र के बाद किसान पंचायत होने वाली है। उस किसान पंचायत में हमें किसानों को सुनना है। मैं नीचे बैठने वाला हूं, नीचे बैठ करके मैं आपको सुनने वाला हूं। आपने क्या क्या कमाल किया है हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसमें से अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं। और जब तक ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, नीतियां सही नहीं बनेगी। नीतियां धरती से जुड़ी होगी, तभी तो हम नई स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि ये इंटरेक्टिव रहेगा। पूरा हमारा 2 दिन का ये समारोह इंटरेक्टिव है। मित्रों, कई एक्सपर्ट्स आए हैं, छोटे छोटे सेमिनार भी होने वाले हैं। उन सेमिनार में कई एक्सपर्ट्स हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके रुचि का जो क्षेत्र होगा उस विषय में आप जरूर रस लीजिए। आपके पास जो फोल्डर दिए तो पूरी डिटेल है। आप कहीं कोई अंग्रेजी बोलने वाले मित्र होंगे तो आपको भाषांतर करके समझाने की व्यवस्था होगी, लेकिन आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, ये मेरा आग्रह है। यहां पर प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी का उद्घाटन तो कल किया था, लेकिन आज दोपहर के बाद देखने के लिए उसको खुला रख दिया जाएगा। वहां पर सब प्रकार की लिटरेचर भी अवेलेबल है। ये लिटरेचर आपके लिए है, आप उनके साथ सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। एक प्रकार से ये अच्छी स्थिति बने, ये मेरा आग्रह है और इसलिए आप उसका लाभ उठाएं। यहां पर एक तो इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दुनिया के कई देश यहां आए हैं। उन्होंने अपनी अपनी सारी प्रोडक्ट रखी हुई है, अपने नई नई टेक्नोलॉजी रखी हुई है। हिंदुस्तान के भी करीब 125 से ज्यादा कंपनी आई हुई है, उन्होंने भी अपनी चीजें रखी हुई है। एक स्थान पर इतनी चीजें किसान को देखने का ये पहली बार अवसर मिल रहा है और इसलिए मेरा आग्रह है कि सेमिनार में भी आप ज्ञान प्राप्त करें और चीजें वहां जाकर के देख करके भी आप इसका लाभ उठाएं। और हम चाहते हैं कि ये कृषि मेला का हमारा ये पहला प्रयोग है। हम राज्य स्तर का काम करते रहते थे, लेकिन ग्लोबल लेवल का हमने ये पहली बार प्रयोग शुरू किया है। हमने जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हमारा अनुभव था, उससे हमें लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव इससे ला सकते हैं। हमारी सोच में बदलाव आता है, हमारे लिए रिसोर्स काफी नए डेवलप हो जाते हैं। मेरे देश के किसानों को भी इसका लाभ मिल सकता है। ये पहला है और आने वाले दिनों में 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम लगातार इस काम को करते रहेंगे और देश भर के किसानों को हम बुलाते रहेंगे और हम मिल बैठ करके भारत का किसान सामर्थ्यवान कैसे बने, हिंदुस्तान दुनिया का पेट भरने की ताकत कैसा पैदा करे, इन सपनों को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। मित्रों, प्रारंभ में मुझे एक काम करना था जो रह गया था। मैंने पहले ही कहा था हम एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का स्मारक बनाने जा रहे हैं। आज दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्मारक है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। हम जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले हैं वो उससे डबल है। मित्रों, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना पुरातन देश है, हम छोटा क्यों सोचते? विश्व के सामने सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये हर चीज में दिखाई देना चाहिए, उस स्टैच्यू में भी नजर आए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। ये फिल्म में दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपसे उस विषय में विस्तार से बात करता हूं। मैं फिर एक बार सभी मेहमानों का आने के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय बादल साहब के साथ तो मुझे वर्षों तक काम करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। आज उनकी प्रेम वर्षा का भी मुझे अनुभव हुआ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, सभी मेहमानों का आभारी हूं। और मैं देश भर से आए हुए, आप हमारे मेहमान हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कठिनाई हुई हो, तो मेरी व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो
तो आप सबसे क्षमा चाहता हूं और इसमें अगर कुछ कमियां रह गई होगी तो सुधार करके अगली बार और अच्छे काम करने का प्रयास का मैं विश्वास देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।